हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 63 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है पर प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरा ग्राफ कंसेप्ट का क्वेश्चन प्लेलिस्ट वाला दे रखा है ना, उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा टफ नहीं होने वाला। ठीक है, इनके लिए बढ़िया प्रैक्टिस प्रॉब्लम होने वाला है बस। लीटर नंबर 1462। अगर आपको टाइम मिलता है, 1-2 दिन की छुट्टी आपको मिलती है या फ्री टाइम कभी भी मिलता है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से कवर करना। ग्राफ का आपका डर ज़रूर चला जाएगा, ये गारंटी है। टू फर्दर सपोर्ट मी यू कैन फॉलो दिस चैनल वीकेंड विथ माइक। एंड आज का मोटिवेशन देखते हैं। छोटा लाइन है, वन लाइनर है बट बहुत पावरफुल है। गॉड गिव्स द हार्डेस्ट बैटल्स टू द टफेस्ट सोल्जर्स। अब देखो, बैटल किसी भी तरह का हो सकता है आपको इंटरव्यू में रिजेक्शन मिल रहा है, या फिर आपको कॉल्स नहीं आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, या फिर फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उससे हार नहीं मानना है। वो बैटल आपको क्यों मिला है? बिकॉज गॉड थिंक दैट यू कैन हैंडल इट, है ना। जितना हार्ड बैटल है, इसका मतलब आप इतने टफेस्ट सोल्जर हो एंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड गॉड बिलीव्स इन यू दैट यू विल बी एबल टू डू इट। तभी आपको ये टेस्ट दिया जा रहा है लाइफ में, है ना। एंड ट्रस्ट करना खुद पे, आप डेफिनेटली कर लोगे जहाँ पर भी आप स्टक हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोर्स शेड्यूल 4, कोर्स शेड्यूल 1 और 2 ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। ग्राफ कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। ठीक है, कोर्स शेड्यूल 3 भी फ्यूचर में कभी कर लेंगे, बट कोर्स शेड्यूल 4 देखते हैं। देर आर अ टोटल ऑफ नम कोर्सेज। ठीक है, यू हैव टू टेक लेबल फ्रॉम 0 टू नम कोर्सेज -1। टोटल इतने कोर्सेज हैं। ठीक है, उनका नामकरण कर दिया गया है। 0th कोर्स, फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स एंड सो ऑन। ठीक है, और यू आर गिवन एन अरे प्री रिक्वेस्ट्स वेयर प्री रिक्वेस्टेड आई इज इक्वल टू ए आई कोमा बी आई। जिसका मतलब क्या हुआ कि बी आई को करने से पहले ए आई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, विच इंडिकेट्स दैट यू मस्ट टेक कोर्स ए आई फर्स्ट इफ़ यू वांट टू टेक कोर्स बी आई। इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिपेंडेंसी रिलेशन है यहाँ पर। तो इधर से ही हिंट मिल जाता है कि ये ग्राफ का प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्राफ में ही डिपेंडेंसी दिखती है ना। जैसे मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ये यही कहना चाह रहा है कि भाई बी करने से पहले आपको ए करना पड़ेगा। ठीक है, ए करोगे उसके बाद ही आप बी पे जा सकते हो। इसलिए देखो, ए से एरो निकला है और बी पे जा रहा है। मतलब पहले जब कंप्लीट कर लोगे ए को, उसके बाद ही आप ए से निकल के बी पे जा पाओगे। ये यही कहना चाह रहा है। ठीक है, और ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी मैं जब भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेंशन रहता है ना, ये वाला लाइन ऐसा कुछ लेबल्ड फ्रॉम 0 टू n-1, तो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये ग्राफ का ही प्रॉब्लम होने वाला है। वो हिंट मिल जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही। ठीक है, तो अभी तक तो फिगर आउट कर लिया हमने कि ग्राफ का प्रॉब्लम होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, द पेयर 0,1 इंडिकेट्स दैट यू हैव टू टेक कोर्स 0 बिफोर यू कैन टेक कोर्स 1। तो 0 ऐसे होगा और ये 1 की तरफ एरो जाएगा इसका। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टेड ग्राफ होने वाला है। प्री रिक्वेस्ट्स कैन ऑल्सो बी इनडायरेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या बोल रहा है कि इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं मैं बोलता हूँ कि ए को पहले करोगे उसके बाद ही बी कर सकते हो, और मैंने ये भी बोल दिया बी कॉमा सी, मतलब बी के करने के बाद ही आप सी कर पाओगे। तो पता है इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ए करने के बाद ही आप सी कर पाओगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल द पेयर 0, यहाँ पर क्या है, इधर है। इफ कोर्स ए इज अ प्री रिक्वेस्टेड ऑफ कोर्स बी एंड कोर्स बी इज अ प्री रिक्वेस्टेड ऑफ कोर्स सी, देन कोर्स ए इज अ प्री रिक्वेस्टेड ऑफ कोर्स सी एज वेल। ठीक है, मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी हो सकता है। मतलब बी को करने से पहले ए करना पड़ेगा आपको, सी को करने से पहले बी करना पड़ेगा आपको, सिमिलरली सी को करने से पहले आपको ए भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के बारे में यहाँ बताया इस लाइन में। यू आर ऑल्सो गिवन एन अरे क्वेरीज where query j is equal to uj comma vj. for the jth query you should answer whether, ठीक है, क्या आंसर करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर ब्लू से लाइन कर देता हूँ। यू शुड आंसर वेदर कोर्स UJ इज अ प्री रिक्वेस्टेड ऑफ कोर्स VJ। इसका मतलब क्या बोल रहा है? क्या कोर्स UJ VJ का प्री रिक्वेस्टेड है? मतलब एरो कुछ ऐसा है, क्या UJ के करने के बाद ही हम VJ कर सकते हैं, है ना। वेदर कोर्स UJ इज अ प्री रिक्वेस्टेड ऑफ कोर्स VJ, मतलब VJ को करने से पहले यू करना पड़ेगा, है ना। तो बस आपको यही चेक करके बताना है। और अगर ये प्री रिक्वेस्टेड है तो ट्रू होगा इस क्वेरी का आंसर, नहीं है तो फॉल्स होगा। रिटर्न अ बूलियन अरे आंसर वेयर आंसर J इज द आंसर टू द jth क्वेरी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 2 कोर्सेज हैं देखो, और उनकी नंबरिंग कैसे होगी? 0 टू n-1, यानी कि नंबर ऑफ कोर्सेज -1, यानी कि 0 से 1 तक नंबरिंग होगी उनकी। तो 2 कोर्सेज साफ साफ आपको दिख रहा है, पहला कोर्स ये, दूसरा कोर्स ये। ठीक है, और उसके बाद कोर्स तो मैंने बना दिया। इसके बाद देखो डिपेंडेंसी देखते हैं क्या दिया हुआ है, मतलब प्री रिक्वेस्टेड दे रखा है।
रिलेशन दे रखा है कि भाई 1,0 है, मतलब पहले 1 को करोगे उसके बाद ही आप 0 कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, 1 इज अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ 0। इसका मतलब ये हुआ। ओके, अब क्वेरीज दे रखा है। पहला क्वेरी ये है, इसका आंसर फॉल्स है। दूसरा क्वेरी ये है, इसका आंसर ट्रू है। देखते हैं क्यों फॉल्स है क्यों ट्रू है। सबसे पहला वाला सवाल है कि क्या 0 इज अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ 1? नहीं, 0 इज नॉट अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ 1। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 0 करोगे उसके बाद ही 1 कर सकते हो क्या? ये दूसरे शब्दों में बोला जाए तो क्या 1 को करने के लिए पहले 0 करना पड़ेगा? जबकि ऐसा है ही नहीं। हमारे ग्राफ को ध्यान से देखो, इसमें साफ साफ दे रखा है कि 0 को करने से पहले 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेरी गलत है। 0 इज नॉट अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ 1। ठीक है, दूसरा क्वेरी को देखो, क्या 1 इज अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ 0? यस, क्योंकि 1 को पहले कर पाओगे उसके बाद ही 0 को कर पाओगे। तो ग्राफ में आपको साफ साफ दिख रहा है, दैट्स वाई इट इज़ अ करेक्ट प्री रिक्वेस्ट, है ना, करेक्ट क्वेरी। तो आंसर हमारा ट्रू होगा, मतलब 1 इज अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ 0। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ कोर्सेज 3 दे रखे हैं, 0, 1 एंड 2। और प्री रिक्वेस्ट के ऊपर अगर आप ध्यान दो तो उसके हिसाब से मैंने ग्राफ भी बना दिया है। 1 जो है, 2 जो है 1 पर डिपेंडेंट है। इसको देखो, यानी कि 1 इज़ अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ 2। तो देखो 1 से 2 गया है एरो, मतलब पहले 1 करोगे उसके बाद ही आप 2 कर पाओगे। सिमिलरली यहाँ पर देखो 1 इज़ अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ 0, मतलब पहले 1 करोगे उसके बाद ही 0 कर पाओगे। सिमिलरली 2 इज़ अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ 0, मतलब पहले 2 करोगे उसके बाद ही 0 कर पाओगे। ओके, तो अब देखते हैं क्वेरी क्या है। सबसे पहला क्वेरी है 1,0। क्या 1 प्री रिक्वेस्ट है 0 का? सही बात है, दिख भी रहा है। पहले 1 करोगे उसके बाद ही 0 कर पाओगे। एरो देखो ना, 1 से 0 एरो जा रहा है, मतलब आंसर ट्रू होना चाहिए। सही बात है, इसका आंसर ट्रू भी है। इसको देखते हैं 1,2। क्या 1 जो है प्री रिक्वेस्ट है 2 का? मतलब पहले 1 उसके बाद 2 है। हाँ, 1 है उसके बाद देखो 2 पर एरो जा रहा है ना, इसका मतलब इसका भी आंसर ट्रू होगा। ओके, ठीक है, अब देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच क्या आ सकता है मेरे मन में या किसी भी बिगिनर के मन में? अगर नोटिस करो इस प्रॉब्लम को, मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है। सबसे बिगिनर लेवल वाला अप्रोच जो मेरे मन में आएगा वो यही आएगा कि भाई तुमने मुझसे क्या क्वेरी। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा भाई मैं ग्राफ बना लेता हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपना एडजेसेंसी लिस्ट बना लिया, मतलब ग्राफ बना लिया। ठीक है, उसके बाद मैं एक एक क्वेरी पर जाऊँगा। तो सबसे पहला क्वेरी मुझे दिख गया 1,0। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या 1 को करूँगा उसके बाद ही मैं 0 कर सकता हूँ? दूसरे शब्दों में बोलूँ तो क्या 0 से पहले 1 करना पड़ेगा? हाँ, इसका मतलब ये हुआ ना, तो कुछ ऐसा एज बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 1 आना चाहिए उसके बाद 0 आना चाहिए। तो एक सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि 1 से मैं ट्रैवल करना स्टार्ट करूँगा। 1 पे मैं खड़ा हो जाऊँगा और चलना स्टार्ट करूँगा। अगर मैं चलते 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 0 तक पहुँच गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 0 तक जाने का एक है पाथ है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से 0 एक एज बन सकता है ना। और वो एज कैसे भी बन सकता हो सकता है बीच में एक एक्स नोड आता, उसके बाद 0 आता, फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से 1 जो है 0 का प्री रिक्वेस्ट है ना। 1 के बाद 0 आना चाहिए, 1 से पहले 0 नहीं आना चाहिए। तो 1 से जब मैंने DFS या BFS कुछ भी तरीके से ट्रावर्सल कर सकते हो। 1 से मैंने ट्रावर्सल स्टार्ट किया और अगर मैं 0 तक पहुंच गया हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से 0 एक पाथ है ना। और 1 से 0 अगर पाथ है तो मैं कह सकता हूँ कि 1 इज़ अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, सिमिलरली इसको देखो 1,2। तो मैं क्या करूँगा, 1 से 1 पर खड़ा हो जाऊँगा और यहाँ से ट्रावर्सल स्टार्ट करूँगा। ट्रावर्सल में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, DFS यूज़ कर सकते हो या तो BFS यूज़ कर सकते हो। मैं DFS यूज़ करूँगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप BFS का कोड कमेंट में लिखो। ठीक है, तो DFS मैं हिट मारूंगा 1 से और जाऊँगा 2 की तरफ। तो देखता हूँ 1 का नेबर कौन कौन है। आप नॉर्मल DFS मारो जो आपको आता है। 1 का नेबर कौन कौन है, 2 है और 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 के पास गया, तो क्या देखा कि क्या 2 डेस्टिनेशन के बराबर है। यस, हाँ देखो 1 से मैं 2 पर पहुँच चुका हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 2 पहुँचने का एक रास्ता है, मतलब 1 इज़ अ प्री रिक्वेस्ट ऑफ 2। यही तो बताना था हमें, यही तो चेक करना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर ट्रू हो जाएगा। तो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच मुझे यही लगा, देख के ही मैं समझ गया था कि ये तो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच यही होना चाहिए। भाई हर क्वेरी के लिए मैं ट्रैवल करके देख लूँगा। ये मान लेते हैं, ये पूछता कि मान लेते हैं यहाँ पर एक और नोड होता, चलो एक और नोड डाल ही देते हैं, यहाँ पर 3 डाल देते हैं। ठीक है, और ये मुझसे पूछता कि भाई 1,3 अगर क्वेरी होता तो इसका आंसर क्या होगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है, मैं 1 पे खड़ा हो जाता हूँ
और मैं देखता हूँ कि मैं 1 से 3 जा सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो 1 से 1 पहले मैं 1 पे खड़ा हुआ, मैंने DFS मारा, तो 1 का नेबर पे विजिट करूँगा, सबसे पहले 2 पर जाऊँगा। ठीक है, तो 2 मुझे दिखा, तो 2 से फिर 2 के नेबर में जाऊँगा, 2 का नेबर 0 है और 3 है, तो मैं 3 के पास चला गया, तो देखा अरे 3 तो आ गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से मैं 3 पहुँच सकता हूँ, मतलब 1 से 3 एक पाथ है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई 1 इज़ अ प्री रिक्विजिट ऑफ 3 बाई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, जो ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ था, तो इसका आंसर ट्रू होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो प्रॉब्लम बड़ा सिंपल था देखा जाए तो पहला अप्रोच तो ऐसे ही ख़त्म हो गया हमारा कि भाई मैं सिंपली DFS मारूंगा हर क्वेरी के लिए, या फिर BFS आप लिख के देना मुझे कमेंट में, मैं DFS से करके दिखाऊंगा। जल्दी से मैं ये कोड कर लूँ, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अप्रोच पर आते हैं। तो चलो जल्दी से अपने अप्रोच 1 का कोड कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले ग्राफ ले लिया, देखो एडजेसेंसी लिस्ट ऐसे ही डिफाइन करता हूँ मैं जनरली। ठीक है, तो इस ग्राफ को सबसे पहले बिल्ड कर लेते हैं। फॉर ऑटो एंड एज इन प्री रिक्वेसिट्स, ठीक है, और इंट u इज इक्वल टू एज ऑफ 0, इंट v इज इक्वल टू एज ऑफ 1। ठीक है, और प्रॉब्लम के हिसाब से क्या दे रखा है कि u पहले होगा, उसका नेबर होगा v, मतलब u से v जाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, u से v एक एरो है, adj u डॉट पुश बैक v किया मैंने। ठीक है, उसके बाद एक बार q निकाल लेते हैं, क्वेरीज डॉट साइज, और मेरा जो वेक्टर ऑफ बूल होगा ना रिजल्ट, उसमें भी उसका साइज़ भी q ही होगा। हर क्वेरी का मुझे आंसर चाहिए, और हर क्वेरी का आंसर निकालते हैं। चलो, इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन q, i प्लस प्लस, टोटल q क्वेरीज थे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि रिजल्ट ऑफ i में का आंसर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, DFS एक हिट मारूंगा और DFS में भेज दूंगा। एडजेसेंसी लिस्ट ये है, और मेरा सोर्स क्या है क्वेरी के हिसाब से, इंट सो, या तो u लिख दो, इंट u इज इक्वल टू क्वेरीज ऑफ i का 0, इंट v इज इक्वल टू क्वेरीज ऑफ i का v, है ना। यहाँ पर ये क्या है, u मेरा सोर्स होगा, और हमें पहुँचना क्या है, देखना है कि मैं पहुँच पा रहा हूँ कि नहीं, डेस्टिनेशन मेरा ये होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं u भेज देता हूँ और v भी भेज देता हूँ। और याद करो DFS लिखते वक्त किसी नोड में मैं दोबारा ना आ जाऊँ, तो मैं फंस जाऊँगा ना वहाँ पर, तो मैं उसको एक विजिटेड वेक्टर ले लेते थे हम लोग हमेशा, याद है, वेक्टर ऑफ बूलियन विजिटेड। ठीक है, टोटल कितने नंबर ऑफ कोर्सेज है, ये वेरिएबल ले लेते हैं, इतने कोर्सेज है, अभी कोई भी विजिट नहीं हुआ, तो आंसर फॉल्स मार्क कर देते हैं सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर विजिटेड भी भेजना पड़ेगा हमें। यहाँ तक क्लियर है, 4 चीज़ भेज दिया, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट। अब DFS हमने 50-100 बार लिख रखा है ऑलरेडी, है ना, तो चलो वही DFS चिपका देंगे जो हर बार हम लिखते हैं, बूलियन DFS। सबसे पहले क्या भेज रहे हैं, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट एंड ADJ, इंट SRC, इंट डेस्टिनेशन, और क्या है, वेक्टर ऑफ बूलियन एंड विजिटेड। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब सबसे पहले किसी भी नोड पे मैं आया हूँ, याद करो मैं अभी सोर्स पर आया हूँ, तो मैं इसको विजिट मार्क करूँगा, विजिटेड ऑफ SRC इज इक्वल टू ट्रू मार्क कर दो। और हाँ, सबसे पहले ये भी चेक कर लेना कि भाई तुम जो तुम्हारा सोर्स है जहाँ से तुमने स्टार्ट किया था, तुम पहुँचते पहुँचते अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हो क्या, पहुँच गए तो रिटर्न ट्रू कर दो, यस वी कैन रीच टू डेस्टिनेशन। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं मिल पाया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप अपने नेबर को देख लो, ऑटो एंड ADJ नोड, जो नेबर है मेरा, एडजेसेंसी नोड है मेरा, कैसे निकालेंगे, ADJ ऑफ SRC, है ना, तो इसके सारे नेबर नोड्स मुझे मिल जाएंगे, और मैं देख लूँगा कि अगर वो विजिटेड नहीं है तभी जाऊँगा उसके पास, नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ ADJ नोड, तभी मैं उस पर विजिट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर एक मैं बूलियन वेरिएबल ले लेता हूँ कि किसी भी पाथ से, किसी भी नेबर से अगर मुझे मिल जाता है अपना डेस्टिनेशन, तो आंसर ट्रू होना चाहिए। तो इज़ रीचेबल इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में फॉल्स ले लेते हैं। ठीक है, और अगर ये रीचेबल कभी भी ट्रू हो गया किसी भी पाथ से, तो रीचेबल विल बी इक्वल टू इज रीचेबल, और यहाँ लगा देते हैं और ऑपरेटर, है ना, और फिर DFS हिट मार देते हैं नेक्स्ट नेबर एडजेंसी नोड से। ठीक है, ADJ, और इस बार मेरा सोर्स कौन होने वाला है, ADJ नोड होने वाला है,
और डेस्टिनेशन तो यही रहेगा, मुझे डेस्टिनेशन में ही पहुंचना है, और विजिटेड लिख दिया यहाँ पर। तो अगर किसी भी एक केस में रीचेबल ट्रू आता है तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमने और ऑपरेटर लगाया है। तो लास्ट में हम यहाँ पर क्या रिटर्न कर देंगे, इज़ रीचेबल। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कहीं पर हमने क्वेरीज ऑफ आई कॉमा वी नहीं, यहाँ पर 1 होगा, सॉरी। लेट्स सी, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। और इसका ना एक बार हम लोग ये देख लेते हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। तो अगर आप नोटिस करो, आपने एडजेसेंसी लिस्ट बनाया है, ठीक है, तो स्पेस तो आपको लग गया। याद करो, एक ग्राफ को बनाने में ओ ऑफ वी प्लस ई स्पेस लगता है ना। और फिर यहाँ पर देखो, आपने सारे प्री रिक्विजिट्स पे इटरेट किया, मतलब जितने नंबर ऑफ एजेस दे रखे हैं तो ओ ऑफ ई बोल सकते हैं, है ना। ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका इतना लग गया। और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ कितना लग गया, ओ ऑफ क्यू, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज है। और उसके बाद हर बार आप डी एफ एस कॉल कर रहे हो, और आपको अच्छे से पता है कि डी एफ एस या बी एफ एस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वी प्लस ई होता है, ठीक है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, नंबर ऑफ क्वेरीज मल्टीप्लाइड बाई वी प्लस ई। हर बार आप डी एफ एस या तो बी एफ एस कॉल मार रहे हो। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यू कैन कॉल बी एफ एस ऑल्सो। ट्रैवर्सली तो करना है, बस पहुँचना है, देखते हैं कि आप डेस्टिनेशन पे पहुँच पा रहे हो कि नहीं। ओके, तो ये सबमिट हो चुका है। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट अप्रोच पे। तो देखो, अब इसके अप्रोच 2 पर आते हैं। ये भी बहुत भी अच्छा अप्रोच नहीं है, बट स्टिल एक और तरीका है इसको बनाने का, तो ये भी देख लेते हैं। आपको याद होगा हम लोग क्या करते थे कि जब भी एक क्वेरी आता था मेरे पास, तो मुझे पता होता था कि ये सोर्स है मेरा और ये मेरा डेस्टिनेशन है। तो मुझे बस इतना ही देखना होता था कि अगर मैं इस 1 से एक डी एफ एस मारूँ या बी एफ एस मारूँ तो मैं 0 तक पहुँच पा रहा हूँ कि नहीं। अगर पहुँच पा रहा हूँ तो मैं कह सकता था कि 1 इज़ द प्री रिक्विजिट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ 0, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप इस क्वेरी पर आए, फिर से आपने डी एफ एस मारा। तो एक काम कर सकते हैं ना कि देखो, क्वेरी तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो बार बार आप डी एफ एस जो हिट मार रहे हो, तो इतना टेंशन ना लेने के बजाय आप एक काम करो, आप पहले ही प्री प्रोसेस कर लो। क्योंकि देखो, ग्राफ तो एक बार दिया रहेगा आपको, वो तो चेंज नहीं होने वाला ग्राफ, है ना। ग्राफ तो दे दिया है, तो क्यों ना आप ग्राफ को पहले ही प्री प्रोसेस कर लो और स्टोर कर लो कि भाई कौन किसका प्री रिक्वेस्टेड है। जैसे यहाँ पर देखो, आपको ग्राफ दिया हुआ, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने, 3 है। तो मैं क्या करूँगा ना, एक 2D अरे में सबसे ईजी तरीके से आप स्टोर कर सकते हो इस जानकारी को। मान लेते हैं 3 नोट्स थे, तो आपने 3x3 का एक 2D अरे ले लिया, ठीक है। और अभी सब में फॉल्स लिख दिया है, ठीक है। फॉल्स का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 0th नोड है, ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, ये 0th नोड है, फर्स्ट नोड है, सेकंड नोड है, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो, ये जो मैंने 2D मैट्रिक्स लिया ना, ये बस मुझे इतना बता देगा कि अगर 0 और 1 अगर ट्रू है, ठीक है, अगर ट्रू तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इज़ अ प्री रिक्विजिट ऑफ 0, और 0 और 1 अगर फॉल्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 इज़ नॉट अ प्री रिक्विजिट ऑफ 0, ठीक है। तो हम पता क्या करेंगे, सिंपली एक बार इस 2D अरे को ही तो हमको फिल करना है बस। उसके बाद क्या है, क्वेरी तो मस्त 1 0 है, तो मैं 1 0 में जाके देख लूँगा क्या वैल्यू है। 1 2 है तो 1 2 में देख लूँगा क्या वैल्यू है, आराम से वो कांस्टेंट टाइम में मैं हर क्वेरी का आंसर दे दूंगा। बस मुझे एक बार ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, ये 2D मैट्रिक्स 3x3, ठीक है। तो देखो, इस 2D मैट्रिक्स को फिल करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, मुझे डबल फॉर लूप लिखना पड़ेगा। फॉर u इज इक्वल टू 0, u इज़ लेस देन नंबर ऑफ कोर्सेज मान लेते हैं n है, ठीक है, u प्लस प्लस, ठीक है। सिमिलरली डबल फॉर लूप रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2D मैट्रिक्स है, v इज इक्वल टू 0, v इज़ लेस देन n, v प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो, हर u के लिए आप देख रहे हो कि वो u जो है बाकियों v से मतलब पाथ है कि नहीं, u से v पाथ है कि नहीं, मतलब v इज़ अ प्रीरिक्विजिट ऑफ u और नॉट, है ना। तो मान लेते हैं u अगर 0 है तो उसके लिए v इज इक्वल टू मैं 0 चेक कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू 1 चेक कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू 2 चेक कर रहा हूँ। सिमिलरली जब u इज इक्वल टू 1 होगा तो 1 0 1 1 1 2 चेक करूँगा कि वो वहाँ से पाथ अवेलेबल है कि नहीं। जैसे मान के चलते हैं, जब पहला फॉर लूप चलेगा तो u 0 होगा और v 0 होगा। तो क्या u से u पाथ है, वो आप कैसे चेक करोगे, भाई u से DFS मारो, देखो आप v तक अगर पहुँच गए तो पाथ है, नहीं पहुँचे तो नहीं है पाथ, है ना। तो यहाँ पर खैर कभी भी इनपुट में, क्वेरी में कभी भी सोर्स और डेस्टिनेशन सेम नहीं रहेगा, ये कंस्ट्रेंट में दे दिया है।
तो अब वैसे डायगोनल वाले एलिमेंट से आपको मतलब नहीं है, 0 से 0 का आपको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ये 1 से पाथ आप क्यों देखोगे, वो तो सेम ही नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनके आंसर से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब हमारा फॉर लूप जब चलेगा ये वाला, तो मान लेते हैं पहले 0 था, u इज इक्वल टू 0 था, और v मान लेते हैं 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि u से अगर मैं DFS मारूँ तो मैं v तक पहुँच सकता हूँ कि नहीं, या फिर ग्राफ की भाषा में बोले तो क्या 0 से 1 एक एरो है, डायरेक्टेड एज है। अगर आप देखो तो यहाँ पर नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है, तो आप DFS मारोगे 0 से तो आप 1 तक नहीं पहुँच सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 1 कोई एज है ही नहीं, है ना, तो इसका आंसर फॉल्स का फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का प्री रिक्विजिट 0 नहीं है ना, 1 का प्री रिक्विजिट 0 नहीं है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर फॉल्स का फॉल्स ही रहने दिया। 0 से 2 का देखते हैं, जब v मेरा 2 होगा फॉर लूप में, तो 0 से 2 देखते हैं। 0 से 2 पहुँचा जा सकता है, नहीं पहुँचा जा सकता है। 0 से आप DFS मारो, इसका कोई नेबर ही नहीं है, तो यहाँ इसका भी आंसर फॉल्स ही रहेगा। 0 से 2 नहीं पहुँचा जा सकता, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का भी प्री रिक्विजिट 0 नहीं है ना। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, u मेरा 1 होगा और v मेरा फिर से 0 से स्टार्ट होगा, है ना। अब मेरा u यहाँ हो गया, ठीक है, और v मेरा यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो 1,0 का अभी देख रहे हैं, मतलब 1 से अगर आप DFS मारो, मतलब आपने DFS यहाँ से मारा, तो क्या आप 0 तक पहुँच पा रहे हो? हाँ, पहुँच पा रहा हूँ मैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 का प्री रिक्विजिट 1 है, तो इसका आंसर ट्रू करूँगा मैं। देखो 1 से 0 का मैंने आंसर ट्रू कर दिया है, मतलब 0 का प्री रिक्विजिट 1 है ना, मतलब 0 से पहले आपको 1 करना पड़ेगा। तो देखो सही बात है, 1 से के बाद 0 एरो आ रहा है। उसके बाद v इज इक्वल टू 1 होगा, तो 1 से 1 तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, दोनों सेम नोड है, तो इसको इग्नोर मार देंगे। v इज इक्वल टू 2 को देखते हैं, यानी कि 1 से 2 की बात हो रही है, तो 1 से मैं DFS मारूंगा, देखूंगा कि मैं 2 तक पहुंच पाता हूँ कि नहीं। हाँ, पहुंच पा रहा हूँ, देखो, क्योंकि इसका नेबर है ये। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का प्री रिक्विजिट 1 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1,2 में मैं ट्रू स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो 1,2 मैंने यहाँ पर देखो 2 स्टोर कर दिया। ठीक है, सिमिलरली ये सब भी फिल हो जाएगा जब u यहाँ पर आएगा, तो 2,0 मतलब क्या हुआ, 2 से DFS मारूंगा तो 0 पहुँच सकता हूँ। हाँ, पहुँच सकता हूँ, तो इसका भी आंसर ट्रू होगा। और 2,1, 2 से आप 1 नहीं पहुँच सकते, तो इसका आंसर फॉल्स का फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये आपने 2D मैट्रिक्स भर दिया है, तो इन क्वेरी का आंसर निकालना बड़ा आसान है। देखो 1,0 है, मतलब ये पूछ रहा है क्या 0 का प्री रिक्विजिट 1 है, तो आप सिंपली 1,0 पर इस ग्रिड में जाके देख लो, ग्रिड इज इक्वल ऑफ 1,0, तो 1,0 पर आप आए, आपने देखा कि आंसर ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 का प्री रिक्विजिट 1 है, मतलब 1 से 0 जाया जा सकता है, ये देखो, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट 1,0 का जो भी वैल्यू था, ट्रू था ना, यहाँ पर डायरेक्टली ट्रू लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर आया 1,2, तो डायरेक्टली मैं 1,2 पर गया, इसका आंसर ट्रू है, आँख बंद करके ट्रू लिख दिया। ठीक है, तो आप आराम से कॉन्स्टेंट टाइम में आंसर निकाल पा रहे हो। बट हाँ, एक पंगा क्या है कि आपको ये 2D मैट्रिक्स फिल करना पड़ेगा पहले प्री प्रोसेसिंग में। ठीक है, लेकिन हाँ, एक बार प्री प्रोसेसिंग हो गई तो सारे क्वेरी का आंसर आप कांस्टेंट टाइम में निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ डबल फॉर लूप लग रहा था, तो ओ ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने थे, n थे, या वर्टिसीज थे कितने, v थे, तो v² हो गया। ऑब्वियसली डबल फॉर लूप लगाया, लेकिन हर बार आप क्या कर रहे हो, DFS मार रहे होगे, क्योंकि आप यहाँ u चुनते हो और v चुनते हो, फिर आप चेक करते हो DFS मार के या BFS मार के कि क्या u से v पहुँचा जा सकता है। पहुंचा जा सकता तो आंसर ट्रू होगा, नहीं पहुंचा जा सकता तो आंसर फॉल्स होगा। तो DFS में क्या लगता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी v+e लगता है, तो v² इंटू v+e आप बार बार हिट मार रहे हो। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है, ये तो अप्रॉक्सीमेटली v³ की तरफ चला गया, बट ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, बस मैं आपको बता रहा हूँ। बट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये बेटर अप्रोच है, बस इट इज़ जस्ट वन ऑफ दी अनदर वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ तक क्लियर है? बस आपको यहाँ पर मुझे इतना बताना था कि प्री प्रोसेसिंग का इंपॉर्टेंस देखो, कि हर क्वेरी में का आंसर अब आप कांस्टेंट टाइम में निकाल पा रहे हो। ठीक है, ओके, तो चलो इसका भी कोड कर लेते हैं, उसके बाद इसके लास्ट अप्रोच पर आएंगे। तो चलो हमारा जो पहला अप्रोच था ना, उसी के कोड को एडिट करते हैं। तो इसमें याद है हमने DFS ऑलरेडी लिखा था, तो DFS को मैं रहने देता हूँ, है ना, इसी को यूज़ कर लेंगे। तो DFS को मैंने यहाँ मिनिमाइज़ कर दिया है, और एडजेसेंसी लिस्ट तो बनानी ही था, तो ये भी मैं रहने देता हूँ। ठीक है, और बस हम एक बार क्या कर रहे थे, यहाँ पर प्री प्रोसेसिंग कर ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेते हैं, प्री प्रोसेस, और प्री प्रोसेसिंग करते वक्त हम क्या क्या भेजेंगे, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने थे मेरे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज भेज दिया, और एडजेसेंसी लिस्ट जो हमने बनाया ADJ। ठीक है, और इसके बाद याद करो मैंने आपको क्या बताया था,
प्री प्रोसेसिंग करते वक्त हम एक, मैंने बोला ना 2D मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको फिल करेंगे। तो वेक्टर ऑफ बूलियन, सॉरी वेक्टर ऑफ वेक्टर ना, इसका नाम क्या दे दूँ, ग्रिड दे देता हूँ। इसमें नंबर ऑफ कोर्सेज, वेक्टर ऑफ बूलियन नंबर ऑफ कोर्सेज, यानी कि n क्रॉस n, नंबर ऑफ कोर्सेज को n मान लो, n क्रॉस n, और इसमें अभी सबकी वैल्यू मैंने फॉल्स डाल दी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ग्रिड ऑफ i कॉमा j, अगर ये ट्रू है तो इट मीन्स i से पाथ है j की तरफ जाने का, जिसको आप ये भी बोल सकते हो i इज आ प्री रिक्विजिट ऑफ j, मतलब j को करने से पहले i करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर फॉल्स हुआ तो प्री रिक्विजिट नहीं है, ठीक है। एडीजे भेज दिया, तो और यहाँ पर मैं ग्रिड भेज देता हूँ, जो कि प्री प्रोसेसिंग के वक्त मैं ग्रिड को पॉपुलेट कर दूंगा, ठीक है। और अगर ग्रिड पॉपुलेट हो गया तब तो भाई यहाँ ये बहुत सिंपल हो जाएगा ना, मैं यहाँ पर बार बार मुझे हर क्वेरी के लिए DFS नहीं कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा कि भाई रिजल्ट ऑफ आई विल बी इक्वल टू सिंपली ग्रिड ऑफ यू कॉमा वी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ मेरा थोड़ा आसान हो जाएगा। अब बस प्री प्रोसेसिंग मुझे करना है, तो प्री प्रोसेसिंग में मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉइड प्री प्रोसेसिंग। यहाँ पर क्या क्या पास कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ कोर्सेज n मान लेते हैं, और अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट एंड एडीजे पास कर रहा था, और क्या पास कर रहा था, वेक्टर ऑफ बूल पास कर रहा था, है ना, ग्रिड, जिसको मैं पॉपुलेट कर दूंगा प्री प्रोसेसिंग के वक्त, ठीक है। ओके, वेक्टर एंड ग्रिड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलो, मैंने क्या बोला था, फॉर इंट u इज इक्वल टू 0, u इज लेस देन नंबर ऑफ कोर्सेज u प्लस प्लस, फॉर इंट v इज इक्वल टू 0, v इज लेस देन n v प्लस प्लस, ठीक है। अब बस मुझे क्या चेक करना है कि इफ़ u इज़ नॉट इक्वल टू v हुआ तभी करोगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कभी भी आपके क्वेरी में u और v सेम होगा नहीं, है ना। अगर u नॉट इक्वल टू v हुआ तो बस मैं सिंपली क्या करूँगा, DFS चेक कर लूँगा कि इफ़ DFS हिट मारूँगा, कहाँ से कहाँ मारूँगा, ADJ भेज देता हूँ, u से v मैं पहुँच पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। और याद करो DFS में एक हम वेक्टर ऑफ बूलियन अरे भी ले लेते थे, विजिटेड अरे ले लिया, और यहाँ पर n ले लिया, और सारे को फॉल्स मार्क कर दिया अभी, ठीक है। और अगर यहाँ से ट्रू आ जाता है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रिड ऑफ u टू v इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि u इज़ अ प्री रिक्विजिट ऑफ v, ठीक है। तो बस हमें DFS लिखना है, DFS हमने ऑलरेडी लिख रखा है, ADJ सोर्स डेस्टिनेशन और विजिटेड भेजना होता था, विजिटेड भेज रहे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा प्री प्रोसेस भी हो गया है, हमारा सब कुछ हो गया है, देखा जाए तो। रन करके देखते हैं एक बार, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लास्ट अप्रोच पर, ठीक है, जो कि सीखने के लिए काफ़ी अच्छा है, तो लास्ट अप्रोच भी देख लो। तो अब देखो, आ जाते हैं अपने लास्ट अप्रोच पे। तो अभी बहुत लोगों के मन में ऑलरेडी आ चुका होगा, जिन लोगों ने मेरा ग्राफ कंसेप्ट वाला प्लेलिस्ट देखा है, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोर्स शेड्यूल 1 और कोर्स शेड्यूल 2 करा रखा है, और वहाँ पर टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूज़ हुआ है। और टोपोलॉजिकल सॉर्ट तभी यूज़ करते हैं जब हमेशा हमें ये एक ऑर्डर में नोड्स को विजिट करना होता है ना, एक ऑर्डर में विजिट करना होता है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है, वही तो पूछा जा रहा है इस प्रॉब्लम में। तो ये भी टोपोलॉजिकल सॉर्ट का ही प्रॉब्लम है, देखा जाए तो, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर 1,0 जो क्वेरी है, ये क्या पूछना चाह रहा है, यही तो पूछना चाह रहा है कि 0 से पहले 1 आता है ना, हाँ 0 से पहले 1 आता है अगर ये एरो अवेलेबल है ग्राफ में, ठीक है। मतलब 1 से 0 एक पाथ है कि नहीं, तो ये आपको ये बता रहा है कि 0 से पहले 1 आता है, मतलब ये पर्टिकुलर ऑर्डर पूछ रहा है, किस टोपोलॉजिकल फैशन में ये एरो है, वो यही तो पूछ रहा है। तो कुछ नहीं है, ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट का प्रॉब्लम है। बट एक प्रॉब्लम है कि भाई टोपोलॉजिकल सॉर्ट आता तो है हमें लिखना, हम तो लिख दें। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट अगर आप इसका लिखोगे ना, तो ये कुछ ऐसा आएगा, 1 0 2। और क्यों आएगा ऐसा, आपको याद होगा टोपोलॉजिकल सॉर्ट में होता क्या था कि सबकी पहले इन डिग्री लिखते थे। जैसे इसका इन डिग्री 0 है, इसका इन डिग्री 1 है, इसका इन डिग्री 2 है, तो जिसका इन डिग्री 0 है वहाँ से BFS स्टार्ट कर, उसको क्यू में स्टोर कर लेते थे, ठीक है। तो चलो करके दिखाई देता हूँ आपको, एक बार रिविजन भी हो जाएगा। तो इन डिग्री 0 किसका है, 1 का है, तो 1 को मैंने डाल लिया यहाँ पर, ठीक है।
अब 1 का नेबर कौन कौन है उसको विजिट करते थे हम लोग। तो 1 को पहले पॉप कर लिया तो मेरे रिजल्ट में 1 आ गया है। तो 1 को जब मैंने पॉप किया तो इसका नेबर कौन कौन है, इसका नेबर एक तो 2 है, तो जो इसका नेबर है उसका इन डिग्री एक घटाते थे तो ये 1 से घट के 0 हो जाएगा। और उसका नेबर एक और था, 2 भी तो है, 1 का नेबर ये भी है और ये भी है, तो 2 का घटाए तो 1 आ गया, तो 0 खाली इसका हुआ है। तो अब नेक्स्ट टाइम ये 2 जाएगा हमारे क्यू में, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टाइम जब मेरा क्यू चलेगा तो क्यू में मुझे 2 मिला, 2 को मैंने पॉप किया और अपने रिजल्ट में 2 को डाल दिया, ओके। अब देखो 2 का नेबर कौन है, 2 का नेबर 0 है, तो 0 का यहाँ पर घटाएंगे इन डिग्री तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 का इन डिग्री जैसे 0 हुआ तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया, है ना, क्यू में डाल दिया उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम के लिए 0 को जब मैं पॉप करूँगा तो यहाँ पर 0 अपने रिजल्ट में ऐड कर दूंगा। तो देखो मेरा टोपोलॉजिकल ऑर्डर मुझे मिल चुका है, 0 का कोई नेबर है नहीं, है ना, तो ये तो ख़त्म हो गया। तो मेरा ये है सिंपल कान्स एल्गोरिथम। मैंने आप लोग को सब लोग को ये ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा जिन लोगों ने मेरा डीपी कंसेप्ट्स का प्लेलिस्ट देखा है, सॉरी ग्राफ कंसेप्ट्स का प्लेलिस्ट। कान्स एल्गोरिथम था ये जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो देखो 1 2 0 इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर है। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि चल भाई आपको तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर मिल गया कि हाँ 1 पहले 1 आएगा उसके बाद 2 आएगा उसके बाद 0 आएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले 1 आएगा उसके बाद 2 आएगा उसके बाद 0 आएगा, ये है टोपोलॉजिकल ऑर्डर। बट इसमें प्रॉब्लम है ना कि हाउ इज़ दिस हेल्पिंग यू आंसर द क्वेरीज। क्वेरी तो भाई ये पूछ रहा है ना, जैसे क्वेरी पूछ रहा है 1,0, ये पूछ रहा है कि क्या 1 से 0 कोई पाथ है, आपको यहाँ से पता ही नहीं चल पाएगा क्योंकि 1,2,0 आपको तो ऐसे मिलेगा ना रिजल्ट में। तो इस अरे से आप कैसे निकाल पाओगे कि 1 के बाद 0 है कि नहीं। या तो आप ऐसे कर लो कि 1 पहले तो ढूंढो कि यहाँ 1 कहाँ पर है, 1 मिल गया, इसके बाद राइट हैंड साइड जाके देखो 0 है क्या, हाँ है, तब इसका आंसर ट्रू होगा। सिमिलरली ये 1,2 है, तो आपको क्या पता करना है, 1 से 2, 1 के बाद ही 2 आता है ना, तो पहले आप यहाँ पर 1 को ढूंढोगे अपने इस टोपोलॉजिकल ऑर्डर में, फिर आप राइट साइड जाओगे देखोगे 2 अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो मतलब 1 के बाद ही 2 आएगा, विच इज़ करेक्ट, तो आंसर इसका भी ट्रू होगा, ठीक है। तो उससे अच्छा आप क्यों ना ऐसा कर लेते, आप इतना मेहनत करने के बजाय ऐसा कर लेते कि चल मुझे ये तो पता ही है कि 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 0 आना चाहिए, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन अगर स्टोर कर लेता कि हाँ भाई 1 तेरा कितना प्री रिक्विजिट है, 1 बोलेगा भाई मेरा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, मतलब मुझसे पहले कोई नहीं आएगा, ठीक है। मैं 2 से पूछ लूँगा कि 2 तेरा प्री रिक्विजिट क्या है, तो 2 पहले ही यहाँ पर स्टोर कर लेगा कि मेरा प्री रिक्विजिट 1 है ना। उसके बाद 0 से पूछूंगा भाई 0 तेरा कौन है प्री रिक्विजिट, तो याद करो 0 कहाँ से आया था, 0 2 से आया था, है ना, 2 के बाद 0 आया था, तो 0 बोलेगा हाँ भाई मेरा प्री रिक्विजिट 2 तो है ही, बट 2 का भी कुछ प्री रिक्विजिट होगा, कौन है, हाँ 1 है, तो वो भी मेरा प्री रिक्विजिट होगा। याद करो ट्रांजिटिव ऑर्डर था ना कि भाई अगर 2 का प्री रिक्विजिट 1 है और 0 का प्री रिक्विजिट 2 है तो 0 का प्री रिक्विजिट 1 भी होगा। क्या है ये, ट्रांजिटिव रिलेशन, यही तो प्रॉब्लम है, बताया भी था, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का अगर आपको 0 का अगर आपको निकालना है कि कौन कौन प्री रिक्विजिट है, तो 0 पर आप आए कहाँ से, पहले तो उसको लिख दो, 0 पर आप आए थे 2 से, तो पहले तो 2 डाल दो इसके लिस्ट में कि हाँ भाई इसका प्री रिक्विजिट 2 तो होगा ही होगा। फिर 2 से भी पूछ लेना कि 2 तुम्हारे पास कोई प्री रिक्विजिट है, तो बोलेगा हाँ 1 है, तो ऑब्वियस है तेरा अगर ये प्री रिक्विजिट है तो 0 का भी वो प्री रिक्विजिट होगा, तो यहाँ पर 1 डाल दिया हमने, ठीक है। तो अब देखो कितना आसान हो गया हमारा। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, अब क्वेरी देखो लिखना कितना आसान होएगा। मान लेते हैं ये क्वेरी है आपका सोर्स है 1 और डेस्टिनेशन है 0, ठीक है। तो अब मतलब हमें यही ना पूछना है कि डेस्टिनेशन जो है 0 जो है उसका प्री रिक्विजिट ये 1 है क्या, यही तो जानना है हमें, है ना। तो मैं 0 के पास जाऊँगा, पूछूंगा भाई तेरा प्री रिक्विजिट कौन कौन है, तो 0 बोलेगा मेरा प्री रिक्विजिट 2 है और 1 भी है, ये रहा 1 है ना, मतलब 1 भी है तेरे प्री रिक्विजिट की लिस्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 का प्री रिक्विजिट 1 भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली इसको देखो 1,2, मतलब मैं 2 से पूछूंगा तेरा प्री रिक्विजिट 1 है क्या, तो मैं पहले 2 के पास चला जाऊंगा, पूछूंगा भाई तेरे प्री रिक्विजिट के लिस्ट में 1 है, बोलेगा हाँ है, ये रहा, है ना, तो यहाँ पर इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब ये लिस्ट बहुत लंबी भी हो सकती है, इसके प्री रिक्विजिट में बहुत सारे नंबर हो, ABC कुछ भी हो सकता है, तो लीनियरली सर्च ना करना पड़े, तो एक काम करेंगे इसको अनऑर्डर्ड सेट ले लेंगे ताकि आप कांस्टेंट टाइम में ढूंढ सको कि इसके प्री रिक्विजिट के लिस्ट में 1 अवेलेबल है कि नहीं, या इसके प्री रिक्विजिट लिस्ट में B अवेलेबल है कि नहीं, तो कांस्टेंट टाइम में ढूंढ पाएंगे हम लोग, है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये नोड है और उसका प्री रिक्विजिट कौन है, उसका एक लिस्ट है,
ये नोड है, उसका प्री रिक्वेस्ट कौन है, उसका एक लिस्ट है। ये नोड है, उसका प्री रिक्वेस्ट कौन है, उसका एक लिस्ट है। ठीक है, तो कान्स एल्गोरिदम आपको एक चीज़ में हेल्प कर रहा है कि आप जब नोड को विजिट कर रहे हो ना, जैसे 1 के बाद आप 2 ही विजिट करोगे, कान्स एल्गोरिदम की यही खासियत है। फिर 2 के बाद 0 को ही विजिट करोगे, कान्स एल्गोरिदम की यही खासियत है कि वो टोपोलॉजिकल ऑर्डर में विजिट करता है नोड्स को। तो जब आप टोपोलॉजिकल ऑर्डर में इसको जब विजिट कर रहे होगे ना, तो उसी के दौरान आप ये इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर लेना, है ना, ये लिस्ट वाली इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर लेना। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा ड्राई रन, और आप आराम से समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलो इस पर कान्स एल्गोरिदम लगाते हैं, और उसी के दौरान मैं ये जानकारी भी स्टोर कर लूँगा। और ऑब्वियसली इसको स्टोर करने के लिए आपको क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा। देखो तो ये एक नोड है, उससे करस्पॉन्डिंग एक लिस्ट है ना, ये लोग लिस्ट ही तो है। तो लिस्ट ना लेके अनऑर्डर्ड सेट ले लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं, जिस मैप में पहला वाला इंटीजर होगा। इंटीजर बोले तो कौन सा नोड है, और उसके करस्पॉन्डिंग देख रहे हो एक लिस्ट है यहाँ पर, जिसको मैंने बोला अनऑर्डर्ड सेट ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड सेट ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो इसको MP मान लेते हैं, मैप। ओके, तो मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर मेरे काम आने वाला है। और ये मैंने कैसे डिड्यूस किया, इसको देख के डिड्यूस किया, क्योंकि देखो यहाँ पर हर नोड के पास एक जानकारी स्टोर्ड है कि उस नोड का प्रीरिक्विजिट कौन है, और उसमें सर्च ना करना पड़े, इसीलिए मैंने इनको अनऑर्डर्ड सेट में स्टोर किया। देखो, है ना, और एक तरह का मैप ही तो है, जिसका की ये नोड्स है, ये की हो गया, और वैल्यू उनका लिस्ट हो सेट हो गया, अनऑर्डर्ड सेट। ये की हो गया, और ये जो वैल्यू है वो अनऑर्डर्ड सेट है, ये की हो गया, इनका वैल्यू जो है अनऑर्डर्ड सेट है। तो इसीलिए मैंने मैप कुछ ऐसे डिफाइन किया है। तो जब भी मुझे डेटा स्ट्रक्चर लेना होता है, तो मैं पहले से डिसाइड नहीं करता, पहले मैं देखता हूँ क्या रिक्वायरमेंट है मेरी, वहाँ से डिड्यूस करता हूँ कि मुझे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो कान्स एल्गोरिदम एक बार ड्राई रन मारते हैं, और उसके बाद इसको पॉपुलेट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कान्स एल्गोरिदम अगर आपने मेरा नहीं देखा तो प्लीज़ पहले देख लो, वरना ये चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो कान्स एल्गोरिदम क्या बोलता था, सबसे पहले इन डिग्री निकाल लो। तो 1 का इन डिग्री 0 है, 2 का इन डिग्री 1 दिख रहा है, 0 का इन डिग्री 2 दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो और जिसका इन डिग्री 0 है उसको हम क्यू में डाल देते थे, याद है। कान्स एल्गोरिदम बस रिवीजन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो मुझे 1 वाला नोड है, उसका इन डिग्री 0 दिख रहा है, तो मैंने क्यू में बस इसको डाला है अभी। ठीक है, ओके, तो 1 को मैंने पॉप किया अभी। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, 1 को जब मैंने पॉप किया है तो, और हाँ याद रखना कि 1 का इन डिग्री 0 मतलब 1 का कोई प्री रिक्विजिट है ही नहीं, है ना। तो हमारा जो मैप होगा, 1 का प्री रिक्विजिट कोई नहीं है, उसका खाली है ना, 1 का प्री रिक्विजिट कोई भी नहीं है। चलो बढ़िया, 1 को मैंने पॉप किया। 1 का नेबर कौन कौन है, 1 का नेबर 2 दिख रहा है मुझे एक, और 1 का नेबर मुझे 0 भी दिख रहा है। देखो यहाँ से एरो गया हुआ है। तो सबसे पहले मैं तो क्या करूँगा, मैं 2 को यहाँ पर स्टोर करूँगा और बोल दूंगा भाई तेरा प्री रिक्विजिट 1 भी है ना। तो 1 मैंने स्टोर कर दिया, क्यों, क्योंकि देखो 2 पर मैं कहाँ से आया हूँ, 2 पर मैं 1 से आया हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिया जानकारी कि अच्छा 2 पर मैं 1 से आया हूँ, मतलब 2 का प्री रिक्विजिट 1 है ना। 2 पर मैं 1 से आया हूँ भाई, तो 2 का प्री रिक्विजिट 1 है, मतलब पहले 1 आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। ओके, फिर सिमिलरली 1 का नेबर 0 है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि 0 के प्री रिक्विजिट में 1 भी था, है ना। ओके, अब याद करो कान्स एल्गोरिदम क्या करता था, अपने नेबर पर विजिट करता था। सबसे पहला नेबर मुझे 2 दिखा, तो उसका इन डिग्री घटाता था, वो -1 किया तो 0 आ गया। जैसे ही 0 आता था, किसी का भी इन डिग्री 0 आता था, उसको क्यू में डाल देता था वो, तो डाल दिया हमने क्यू में इसको। ठीक है, अब आई बारी 0 की, 0 का इन डिग्री घटाया मैंने -1, तो यहाँ पर 1 बचा। अभी इसका इन डिग्री 0 नहीं हुआ, इसीलिए इसको अभी मैं क्यू में नहीं डालूंगा। ठीक है, अब बारी आई क्यू में। अब हम देखते हैं, क्यू में 2 है, तो 2 को मैंने पॉप किया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, 2 का इन डिग्री 0 था, तो 2 में को मैंने क्यू में डाला था, 2 को मैंने पॉप किया। 2 का नेबर कौन है, 2 का नेबर एक ही दिख रहा है मुझे, 0 दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 पर मैं कहाँ से आया हूँ, 0 पर मैं 2 से आया हूँ, मतलब 0 का प्री रिक्वेस्ट है 2 भी है। तो यहाँ पर देखो कॉमा में यहाँ मैंने 2 भी डाल दिया कि 0 का प्री रिक्वेस्ट 2 भी है ना, ये रहा। क्योंकि 0 पर मैं कैसे आया हूँ, 2 से आया हूँ, है ना। पहले 2 कर पाओगे, उसके बाद ही 0 कर पाओगे, 2 से ही आप 0 जा सकते हो। तो मैंने जानकारी यहाँ स्टोर कर ली कि 0 का प्री रिक्विजिट 2 भी था, तो यहाँ पर 2 डाल दिया मैंने। ओके, ठीक है, तो 2 का जब नेबर 0 है, तो नेबर 0 का मैंने इन डिग्री -1 किया, तो 0 हो गया। अब मतलब 0 को भी मुझे डालना है ना। ठीक है, अब 0 को मैंने यहाँ से पॉप किया, 0 का कोई भी नेबर नहीं है, ख़त्म कहानी, रुक गया हमारा कान्स एल्गोरिदम, और हमारे ये जानकारी मिल चुकी है। ठीक है, हमने अपने मैप में ये जानकारी स्टोर कर ली विद द हेल्प ऑफ कान्स एल्गोरिदम। तो कान्स एल्गोरिदम का कि ये ने मुझे कैसे हेल्प किया, वो उसने इसी ऑर्डर में हमने नोड्स को विजिट किया जिस ऑर्डर में टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर दिखता हमें, है ना। तो कान्स एल्गोरिदम हेल्प्ड मी
टू ट्रैवर्स द नोड्स इन टोपोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ये एकदम करेक्टली मैप फिल हो गया है मेरा। अब मैं हर एक क्वेरी का आंसर तुरंत निकाल सकता हूँ। देखो कैसे। पहला क्वेरी पर आते हैं। 1 है मेरा सोर्स, डेस्टिनेशन है मेरा 0। मतलब ये मुझे बस इतना पूछना चाह रहा है कि क्या 1 से डेस्टिनेशन पर एक एज है, या फिर क्या 0 का प्री रिक्विजिट 1 है। यही तो बात पूछना चाह रहा है। तो देखता हूँ, 0 के पास पूछूंगा, भाई तेरा प्री रिक्विजिट 1 है क्या? हाँ है। तो 0 के अनऑर्डर्ड सेट में सर्च करो, यहाँ पर 1 दिख जाएगा आपको, है ना। तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। अब 1,2 पर आते हैं। सोर्स 1 है, डेस्टिनेशन 2 है, मतलब 1 से 2 कोई एरो है, मतलब 2 का प्री रिक्विजिट 1 है क्या, यही तो पूछना चाह रहा है। तो मैं 2 के पास जाऊँगा, पूछूंगा तेरे प्री रिक्विजिट के लिस्ट में 1 है क्या? बोलेगा हाँ भाई है, तो मेरा आंसर ट्रू हो जाएगा। समझ गया, कहानी यही ख़त्म हो गया। इतना ही था बस कान्स एल्गोरिथम में। तो कान्स एल्गोरिथम ने भी हेल्प किया मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अगर आप देखा जाए तो इसका कोड करना भी बहुत आसान है। तो जब कोड करेंगे तो वहाँ पर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेंगे इसका। ओके, तो चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अपने अप्रोच 3 से भी कोड कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा क्लीन अप कर दिया है प्रीवियस वाले कोड का। एडजेसेंसी लिस्ट बस रख लिया है यहाँ पर। ओके, और याद करो u से v एक एज जा रहा है, मतलब v की इन डिग्री बढ़ रही है यहाँ पर। तो इन डिग्री ऑफ v प्लस प्लस करना पड़ेगा, है ना। और कान्स एल्गोरिथम में वेक्टर ऑफ इंट इन डिग्री, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज यहाँ पर कितने हैं, इतने हैं, और सभी की इन डिग्री स्टार्टिंग में 0 कर दिया मैंने। और जैसे ही जब मैं यहाँ पर एडजेसेंसी लिस्ट बना रहा हूँ, देखो u से v जब एक एज बनाया मैंने, मतलब v पर एक एज गिरा है, तो v की इन डिग्री मैंने इंक्रीज कर दी है। ठीक है, ये सब काम तो हम कान्स एल्गोरिथम में करते थे, हमें याद भी है। और कान्स एल्गोरिथम में एक और चीज़ करते थे, क्यू लेते थे, और क्यू में सबसे पहले किसको पुश कर देते थे? इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नंबर ऑफ कोर्सेज आई प्लस प्लस, जिसका इन डिग्री 0 है। इफ़ इन डिग्री ऑफ आई इज इक्वल टू 0, क्यू डॉट पुश ऑफ आई कर दो। मतलब इसका इन डिग्री 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको, ये किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो सबसे पहले इसको मैं लिख सकता हूँ एक टोपोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद हमें एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पर क्या समझ में आया था कि हमें एक जानकारी स्टोर करनी पड़ेगी, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट, ये नोड, और इस नोड का कौन कौन प्री रिक्विजिट है उसको एक अनऑर्डर्ड सेट में स्टोर कर लेते हैं, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंटीजर में। इसका नाम एमपी रख देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब कान्स एल्गोरिथम लगाते हैं, वही खानदानी तरीका, नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी। ठीक है, इंट नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, क्यू डॉट पॉप। यहाँ तक तो सब कुछ आपको याद होगा, यही सब करते थे हम लोग। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले मैं इस नोड का नेबर ढूंढूंगा, फॉर ऑटो एंड NGBR नेबर। ठीक है, और कहाँ से निकालते थे? एडजेसेंसी लिस्ट से निकालते थे। तो मुझे नेबर मिल जा रहे हैं, इसके सारे जितने भी नेबर्स हैं। ठीक है, तो जैसे ही नेबर मिला तो मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है, मैं ये स्टोर कर लूँ मैप में कि भाई इस नेबर NGBR, इस नेबर का प्री रिक्विजिट है नोड, क्योंकि याद करो इस नोड से ही आप इस नेबर पर आए हो, तो इसका प्री रिक्विजिट में डालना पड़ेगा, नेबर डॉट इंसर्ट नोड। मतलब इस नेबर का प्री रिक्विजिट नोड था, क्योंकि आप याद है नोड से ही इस नेबर पर आए हो। ठीक है, और एक ज़रूरी चीज़ कि भाई इस नोड का भी तो कुछ प्री रिक्विजिट रहा होगा, उसको भी तो मुझे डालना पड़ेगा कि वो इस नेबर का प्री रिक्विजिट वो लोग भी तो होगा, तो उनका भी निकाल लेते हैं। फाइंड द प्री रिक्विजिट्स ऑफ नोड एज वेल, इस नोड का भी तो कुछ प्री रिक्विजिट रहा होगा, एंड बाई ट्रांजिटिविटी दे आर प्री रिक्विजिट ऑफ NGBR नोड एज वेल। ऑब्वियस सी बात है। तो चलो निकालते हैं, फॉर ऑटो एंड प्री रिक्विजिट प्रेक ले लेते हैं वेरिएबल का नाम। कैसे निकालेंगे? MP ऑफ नोड से निकालेंगे कि इस नोड का जो प्री रिक्विजिट है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और अगर जो भी मिला मैं उसको नेबर का भी प्री रिक्विजिट में डाल दूंगा, NGBR डॉट इंसर्ट प्रेक। ठीक है, तो चलो ये दोनों काम हमने कर लिया। अब इसके बाद तो वही कान्स एल्गोरिथम था कि इन डिग्री ऑफ NGBR, इसका इन डिग्री माइनस माइनस करते थे। अगर इसका इन डिग्री ऑफ NGBR 0 हो जाता था तब हम इसको क्यू में डाल देते थे, क्यू डॉट पुश NGBR। यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसके बाद तो कुछ नहीं है, जैसे ही कान्स एल्गोरिथम खत्म हुआ, इंट क्यू इज इक्वल टू क्वेरीज डॉट साइज वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट, इसका साइज भी क्यू होगा,
ठीक है, और स्टार्टिंग में सारे आंसर को फॉल्स मार्क कर देते हैं। ओके, अब एक एक करके सारे क्वेरी को प्रोसेस कर देंगे। आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्यू, आई प्लस प्लस, ठीक है। इंट एस आर सी इज इक्वल टू क्वेरीज ऑफ आई का 0, इंट डेस्टिनेशन इज इक्वल टू क्वेरीज ऑफ आई का 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो मुझे ये पता करना है कि क्या इस डेस्टिनेशन का प्रीरिक्विजिट है सोर्स, है तो पता चल जाएगा। बूल REACH रीचेबल इज इक्वल टू MP ऑफ, इस डेस्टिनेशन से जाके पूछूंगा कि भाई तेरे में ये सोर्स प्रेजेंट है तेरे प्रीरिक्विजिट के लिस्ट में। डॉट कंटेन्स नाम का फंक्शन होता है जो मुझे बता देगा इसमें सोर्स है, अगर है तो ट्रू आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तो रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू रीचेबल में जो भी वैल्यू है ट्रू या फॉल्स वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, है ना। लास्ट में रिजल्ट रिटर्न कर दो, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द केसेस। रिटर्न रिजल्ट, लेट्स सी क्या गड़बड़ है। वेक्टर ऑफ बूलियन है ना ये, सॉरी। ओके, इसके बाद इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो पास तो हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिख रहा है, एडजेसेंसी लिस्ट लिया है मैंने तो V+E लगेगा ही। इन डिग्री स्टोर किया है तो O ऑफ N नंबर ऑफ कोर्सेज, ये भी यहाँ पर आपको स्पेस लगा है, ठीक है। और यहाँ पर आप सारे प्री रिक्विजिट्स को बता एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे तो O ऑफ V+E तो लगेगा ही। फिर याद करो जब आप कान्स एल्गोरिथम करते हो तो कान्स एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता था याद है? O ऑफ V+E होता था कान्स एल्गोरिथम का। ओके, लेकिन आप ध्यान दो, आप यहाँ पर एक और चीज़ कर रहे हो, अंदर किसी भी नोड का और कितना प्रीरिक्विजिट है उस पर भी इटरेट मार रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर O ऑफ V एक्स्ट्रा लग जा रहा है ना, क्योंकि कान्स एल्गोरिथम तो O ऑफ V+E है सिंपल, बट उसमें एक और एक्स्ट्रा V लग गया। क्यों? क्योंकि देखो हर नेबर का सॉरी हर नोड का भी आप प्रीरिक्विजिट पे एक फॉर लूप लगा रहे हो, है ना, ट्रांजिटिव रूल फॉलो करने के लिए, ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को फिल करने के लिए। तो O ऑफ V+E इंटू V लग जा रहा है यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ तक क्लियर है? बस आई थिंक आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।